गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है December 6, 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करेंगे। आज के जो टॉपिक्स हैं काफी बढ़िया होने वाले हैं। कुछ टॉपिक प्रीलिम्स के लिए और कुछ टॉपिक जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से। जैसे हम लोग एक टॉपिक करेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड वाला। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आ सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो प्रीलिम्स की है। और इंडिया के बारे में कॉर्पोरेट बॉन्ड की क्या रिपोर्ट रही है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। GS पेपर 3 इकोनॉमी वाले सेक्शन से इसको हम लोग करेंगे। उसके अलावा साउथ अमेरिका में थोड़ा सा मैप वर्क हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे दो कंट्रीज के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। उसके बारे में बात करेंगे। ये हम लोग एडिटोरियल सेक्शन से इसको कर सकते हैं। उसके अलावा जो WMO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, ये काफी अच्छा आर्टिकल मुझे लगा। स्पेशली जो मेंस में आप आंसर लिखते हो वहाँ पे एग्जाम्पल्स देने के आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि WMO एक बहुत बड़ी रिपोर्टेड एजेंसी है और इसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं काफ़ी क्रेडिबल होती हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके अलावा COP28 जो दुबई में हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ग्लोबल स्टॉकटेक की बात करी है उन्होंने, और एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात वहाँ पे हुई है जिसमें काफ़ी कंट्रीज जो है अग्री नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हम लोग फॉसिल फ्यूल को फेज आउट कर देंगे। तो ये टॉपिक हम लोग यहाँ से जानेंगे, क्या है ग्लोबल स्टॉकटेक, क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा जीपीएस के बारे में आज एक टेक्स्ट सेक्शन में दिया हुआ है, जीपीएस कैसे काम करता है, तो ये आर्टिकल भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ये टॉपिक भी आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए जी, तो बढ़ते हैं पहले आर्टिकल पे। कहता है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट टू मोर देन डबल बाय 2030। ठीक है जी। तो एक बहुत बड़ी एक क्रेडिट एजेंसी है जिसका नाम है क्रिसिल। इंडिया की नंबर 1 क्रेडिट एजेंसी से माना जाता है क्रिसिल केयर वगैरह। इनका कहना है कि आने वाले कुछ सालों में, 7-8 सालों में, इंडिया की जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो 100 लाख, मतलब वो 100 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि भैया कॉर्पोरेट बॉन्ड होता क्या है और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, जिसके बारे में इतनी बात हो रही है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, कोई भी बॉन्ड हो, हमने हमने गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में भी पहले पढ़ा हुआ है। कोई भी बॉन्ड हो, बॉन्ड हमेशा, जब हम लोग इकोनॉमी टर्म में बात करते हैं, तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। ये भी थोड़ी टेक्निकल टर्म है। देसी भाषा में बात करूं तो डेट इंस्ट्रूमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब ये है, गवर्नमेंट बॉन्ड कोई भी बॉन्ड हो, इसका मतलब होता है भैया पैसे का जुगाड़ करना। ये इसकी सिंपलेस्ट टर्म होती है। आपको पैसा चाहिए, आप एक बॉन्ड इशू करिए, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे आपका बॉन्ड खरीदेंगे, आपको पैसा देंगे। ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है। प्रोमिसरी नोट का मतलब यह है कि लोग आपको प्रोमिस करते हैं। कैसे? जैसे मान लो प्रेप आईएएस है, प्रेप आईएएस पे कॉर्पोरेट है। प्रेप आईएएस मार्केट से 50 करोड़ रुपए उठाना चाहता है। उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, 10-20 इंस्टीट्यूट खोलने हैं, ऑनलाइन में ज्यादा प्रेजेंस करनी है, फैकल्टीज को हायर करना है, कुछ भी करना है। तो प्रेप आईएएस को चाहिए 50 करोड़ रुपए बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। अब प्रेप आईएएस के पास कई सारे ऑप्शन है। या तो बैंक के पास जाए, है ना, ऐसा जा सकता है। या फिर उसके कुछ पैसा उसने अपने पहले सेव कर रखा होगा, वहां पे जा सकता है। लेकिन मान लो ये दोनों ऑप्शन उसके पास बंद है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? प्रेप आईएएस को पैसा तो चाहिए, तो वो पब्लिक के पास जा सकता है। पब्लिक का मेरा मतलब यहाँ पे है इन्वेस्टर्स, जिनके पास पैसा होता है। सारी पब्लिक के पास तो पैसा नहीं होता है ना। तो इसके लिए प्रेप आईएएस क्या कर सकता है? बॉन्ड इशू कर सकता है। बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर लाइक दिस, ठीक है। और इसके ऊपर प्रेप आईएएस लिखेगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर, जो कुछ भी होता है, और इसके ऊपर लिखेगा कि आई नीड 50 करोड़ रुपीज, whoever will give me 50 crore rupees for 1 year, I will pay that person 5% of interest rate, and after one every month, after 1 year I will pay your 50 crore rupees as a principal with interest। मतलब 1 साल के लिए मुझे जो वो आदमी 50 करोड़ रुपए देगा, हर महीने मैं उसको इंटरेस्ट पे करूंगा, और 1 साल के बाद ये पूरा मूलधन 50 करोड़ और इंटरेस्ट रेट उसको मैं वापस करके, ये बॉन्ड जो उसने मुझसे लिया है मैं ये वापस ले लूंगा। तो यहाँ पे मतलब प्रेप आईएएस और उस इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर है, उसके बीच में डील हो गई है। ये प्रेप आईएएस को 50 करोड़ रुपए देगा, प्रेप आईएएस बदले में इसको कॉर्पोरेट बॉन्ड देगा। आफ्टर 1 ईयर ये बॉन्ड इससे वापस ले लेगा, 50 करोड़ इसको वापस कर देगा। ये बॉन्ड इस तरह से काम करता है। अब हो सकता है 50 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड ना इशू हो सकता है 1-1 करोड़ के प्रेप आईएएस 50 बॉन्ड इशू कर दे, हो सकता है 50-50 लाख के 100 बॉन्ड इशू कर दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बॉन्ड इस तरह से काम करता है, इसे कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ये इशू करते हैं इसे कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। जब गवर्नमेंट इसी तरह का बॉन्ड इशू करते हैं उसे गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। प्रोसेस सेम होता है, इंस्ट्रूमेंट सेम होता है। तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड की जो मार्केट है इंडिया में,
2030 तक काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। फिलहाल इंडिया की मार्केट में कॉर्पोरेट बॉन्ड बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन आप अमेरिका वगैरह जाओगे, ब्रिटेन वगैरह में जाओगे, वहां पे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बहुत मैच्योर है, क्योंकि वो मार्केट्स अपने आप में बहुत मैच्योर है। लेकिन धीरे धीरे इंडिया में कॉर्पोरेट बॉन्ड का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो दी है, कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है वो इसके बारे में ही लिखा हुआ है। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, पैसा लेने के काम आता है, इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, एक लीगल कमिटमेंट होता है। मतलब आप बॉन्ड इशू करके भाग नहीं सकते, आपको सजा मिल सकती है, क्योंकि एक लीगल कमिटमेंट होता है। अब मेच्योरिटी पीरियड हो सकता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। उसके बाद उनको आप पूरा इंटरेस्ट रेट पे करते हो, प्रिंसिपल पे करते हो, इस तरह से बॉन्ड काम करता है। अब सवाल यह है कि भैया हम लोग इतना खुश क्यों हैं? 2030 तक हमारी बॉन्ड मार्केट डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, 100 लाख करोड़ की हो जाएगी। इसमें खुशी की क्या बात है? क्योंकि इसके कई सारे बेनिफिट हैं, हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए बेनिफिट है। एक बेनिफिट तो ये है कि अगर कॉर्प देखिए, अभी कॉर्पोरेट बॉन्ड के पास एक ऑप्शन बचता है कि वो बेचारे बैंक के पास जाएंगे पैसा लेने के लिए, है ना। और आपको ये भी पता है कि बैंकों के पास पैसा इतना है नहीं, क्योंकि बैंक ऑलरेडी बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट को एज अ क्रेडिट के रूप में देते हैं। प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज के लिए उनके पास पैसा बचता ही नहीं है। और वैसे भी जो बैंक होते हैं वो प्राइवेट कंपनी को पैसा देने से पहले 50 बार सोचते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बैंकों का एनपीए बहुत ज्यादा है, तो वो बेचारे घबराते हैं। या फिर इन कॉर्पोरेट्स के पास एक ऑप्शन बचता है कि विदेशों से जाके पैसा लें। लेकिन वहां से पैसा ऑलरेडी बहुत सारा ले चुके हैं, तो वो भी इनको मना कर देते हैं। तो इट्स बेटर कि ये जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इन्वेस्टर से पैसा लें, जनता से पैसा उठाएं। इससे होगा क्या? इससे इन्वेस्टमेंट रेट इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, है ना। अब देखिए, यूएसए में जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड के द्वारा ही फंड किए जाते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर मोस्टली ऐसा ही होता है। क्योंकि अब मान लो आपको एक सड़क बनानी है, आपको एक पोर्ट बनानी है ना। भैया पोर्ट तो 10 साल में बनकर तैयार होगी, लेकिन बैंक तो आपको 10 साल के लिए लोन नहीं देगा। बैंक आपको ज्यादा से ज्यादा 3 साल या 5 साल के लिए लोन देता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन देता है। लेकिन प्रोजेक्ट आपका 10 साल में पूरा हो जाता है, तो मतलब 7 साल, मान लो 5 साल के लिए बैंक ने आपको लोन दिया, प्रोजेक्ट हुआ 10 साल में तैयार, तो ये 5 साल आप क्या करोगे? आपको बैंक को तो इंटरेस्ट रेट पे करना ही पड़ेगा ना, इसी वजह से एनपीए क्रिएट होता है। लेकिन अगर यही कॉर्पोरेट जनता से पैसा उठाएंगे, सॉरी, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाएंगे, सीधा 10 साल के लिए पैसा उठाएंगे। 2 साल, 3 साल, 5 साल के उठाने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमारा एनपीए भी कम होगा। बैंकों को टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको पैसा देना नहीं है। पैसा देंगे नहीं तो एनपीए क्रिएट नहीं होगा। इससे मिडिल मैन वाला जो है पूरा पंगा खत्म हो जाता है। मिडिल मैन बैंक होते हैं, है ना, और वो पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया। आप सीधी जनता के पास जाते हो, जनता से पैसा उठाते हो। इससे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिससे एसेट क्रिएट होते हैं, रोड्स बनेंगे, पोर्ट्स बनेंगे, है ना, एसेट जहां से क्रिएट होते हैं, लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड होता है जिनका, एसेट क्रिएट होंगे तो फ्यूचर में वहां से इनकम जनरेट होती है। ठीक, उसी को तो एसेट कहते हैं ना। तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड का ये बेनिफिट है। और इससे जो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह उनको भी बेनिफिट है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करती हैं। जो पेंशन फंड होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म में तो इन्वेस्ट करते नहीं है। तो इससे हमारे देश में एसेट क्रिएट होंगे, चाहे पेंशन हो, चाहे एसेट्स, फिजिकल एसेट्स हो, चाहे फाइनेंशियल एसेट्स हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, है ना। और लोग भी इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे। अभी लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं, और वो वहां पे 2%, 1% इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा डालेंगे तो 5%, 7%, 10% भी मिल सकता है, डिपेंड करता है। थोड़ा रिस्की तो है ऑफ कोर्स। अगर मान लो कल को कंपनी ही फेल हो गई, भाग गई कंपनी, तो रिस्क तो हमेशा रहता ही है। लेकिन जहाँ रिस्क है वहीं इश्क है, मतलब वहीं आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो लोगों के मन में भी एक बिजनेस को लेके थोड़ी सी बेटर फीलिंग आती है अगर इस तरह की बॉन्ड मार्केट डेवलप होती है, जैसा डेवलप्ड कंट्री में इस समय हो रही है। चलिए जी, सेकंड आर्टिकल कहता है नीडलेस डाइवर्जन। देखिए, एक तो मैं को लोकेशन दिखा देता हूँ। इधर है वेनेजुएला और ये है गायना। ठीक है, इससे पहले ब्रिटिश गायना भी कहते थे, क्योंकि ब्रिटिश कंट्री में हुआ करता था। और ये आपको जो दिख रही है, ये दिस वन, इसे कहते हैं एस्किबो रिवर। ठीक है, तो एस्किबो रिवर गायना के ऑलमोस्ट मिडिल में से पास होती है। इधर ईस्टर्न वाला पार्ट है जी, दूसरी तरफ वेस्टर्न वाला पार्ट है। अब मजेदार बात यह है कि वेनेजुएला इस रिवर के जो ईस्ट वाला पूरा पार्ट है ना, इस सारे एरिया को क्लेम करता है। वो कहता है कि भैया मेरा है। मतलब समझ लो लगभग 2/3 कंट्री, 66% एरिया वेनेजुएला क्लेम कर रहा है कि मेरा है। और हुआ ये कि वेनेजुएला में भी थोड़े दिन पहले एक रेफरेंडम हुआ,
और रेफरेंडम में वेनेजुएला के लोगों से ये पूछा गया कि भैया क्या आप चाहते हो कि ये पार्ट हम ऐड कर लें। लोगों ने कहा बिल्कुल चाहते हैं हम तो। ठीक है। तो उसकी वजह से वेनेजुएला और गायना के बीच में थोड़ी टेंशन है। हालांकि रेफरेंडम का कोई लीगल बैकिंग नहीं होता है, बट उसके बावजूद भी वेनेजुएला जो है इस चीज को क्लेम करता है। और ये आज से क्लेम नहीं कर रहा है, लगभग पिछले 100 सालों से ज्यादा जो है उसको क्लेम करता है। लेकिन पहले तो गायना ब्रिटिश कंट्री में हुआ करता था, तो बेचारे कुछ बोलते नहीं थे। हाँ भैया, ब्रिटेन के सामने कोई कौन ही बोलेगा। लेकिन जब 1960s में गायना से धीरे धीरे ब्रिटिश छोड़ने लगे, तो ये क्लेम थोड़ा सा और स्ट्रोंग हो गया। अब मजेदार बात पता क्या है? मजेदार बात यह है कि ये केस चलता रहा। ठीक है। 1966 के अंदर जो है एक ब्रिटेन और वेनेजुएला के बीच में अग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन अभी तक उसका कोई सोल्यूशन हो नहीं पाया। मजेदार बता कहाँ से बात शुरू हुई? 2015 से। वैसे तो ये जो एरिया है ना आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये पूरा जंगल वाला एरिया है। पूरा जंगल है, एकदम डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे है। लेकिन 2015 में एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम है एक्सोम मोबिल, आपने सुना ही होगा इसका नाम, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल कंपनी है ये दुनिया की। इसने वहां पे ऑयल डिस्कवर कर लिया। वेनेजुएला में ऑलरेडी दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े ऑयल रिजर्व हैं वेनेजुएला में। भैया यहाँ पे भी ऑयल। अब भैया लालच तो बुरी बला है ही, है ना। 2015 के बाद वेनेजुएला का क्लेम और भी स्ट्रोंग हो गया, क्योंकि वो ऑयल को हड़पना चाहता है। गायना एक गरीब कंट्री है, अगर ये ऑयल करेगा तो इसका भी बेचारे का भला हो जाएगा। लेकिन वेनेजुएला चाहता है कि मेरा ही भला हो। ये समस्या यहाँ पे है। अब जब वेनेजुएला फोर्स करने लगा गायना को, तो 2018 में गायना जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया। कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। लेकिन वेनेजुएला ने कहा कि भैया मैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो पूरा फैसला वो गायना के पक्ष में जाएगा। तो ये इस समय वहाँ पे जो हालत चल रही है, तो ये थोड़ा सा यू शुड हैव सम आइडिया। ठीक है, साउथ अमेरिका में क्या चल रहा है, इसकी वजह से कुछ जो है लोकल टेंशन वहाँ पे हो सकती है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी टेंशन वगैरह हो। ठीक है, थोड़ा सा मैप पर का आपने ये देखना था, ये रिवर कौन सी कंट्री में है। ठीक है, आसपास इसके कौन कौन सी एरिया है, वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं, कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, आज अपने अपना एटलस निकालना है, और एटलस में जो है आसपास की लोकेशंस को चेकआउट करना है। ठीक है, ये आपका काम है। चलिए जी। अंडरस्टैंडिंग हाउ द जीपीएस वर्क्स। ठीक है, जीपीएस तो सभी लोग यूज करते हैं। अरे मतलब गूगल मैप यूज करते हैं ना, तो गूगल मैप में जो लोकेशन दिखाई जाती है वो जीपीएस से ही तो होती है। जब कैब ऑर्डर करते हो तो वो भी जीपीएस का यूज करके आती है। आप जब अपने मोबाइल फोन में जीपीएस लगाते हो, और जो एरो आता है आपको बताता रहता है भैया किधर जाना है किधर नहीं जाना है ना। क्योंकि आप जहाँ से चल रहे हो, जहाँ पे डेस्टिनेशन पे जाना है, तो वो रास्ते को एकदम पूरी तरह से मैप आउट कर लेता है, आपकी एग्जैक्ट पोजीशन बता देता है। तो यही होता है जीपीएस का काम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। मतलब ग्लोबली आपकी पोजीशन क्या है उसको एग्जैक्टली मेजर कर लेता है जीपीएस सिस्टम। तो एक ये रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, याद रखना है। रेडियो नेविगेशन है, एक्सरेज नहीं है, गामा रेज नहीं है, यूवी रेज नहीं है, इंफ्रारेड नहीं है। ये एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम होता है। इसके अंदर पता क्या होता है, हमारे अर्थ से ऊपर 31 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, मतलब 31 सैटेलाइट नेविगेशन के पर्पज से यूएसए ने सेटअप किए हुए हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स में। अलग अलग ऑर्बिट में है, एक ऑर्बिट में नहीं है। एक टाइम पे किसी अर्थ के ऊपर एक पॉइंट, जैसे मान लो यहां से मैं डीएनए कर रहा हूं, मेरे मोबाइल फोन के अंदर जीपीएस है। एक पॉइंट को हमेशा एक टाइम पे 4 सैटेलाइट ऑब्जर्व करते हैं। मतलब 4 अलग अलग जगह से मेरी एग्जैक्ट पोजीशन मेजर की जा रही है। ठीक, मतलब 24 सैटेलाइट्स एक टाइम पे कॉन्टिन्यूसली एक्टिव होते हैं। ठीक है, 4 सैटेलाइट मुझे देख रहे हैं, 24/4 = 6। मतलब 6 ऑर्बिट के अंदर 24 सैटेलाइट हम लोगों ने सेटअप कर रखे हैं, और एक टाइम पे आपके ऊपर 4 सैटेलाइट नजर रखते हैं। तो ओवरऑल तो 24 सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 31 सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च कर रखे हैं। बीच में कोई खराब वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, कौन सी इतने ऑल्टीट्यूड पे है? 11,000 माइल। तो मतलब ये हाई अर्थ ऑर्बिट में है, लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली आपकी पोजीशन, आपकी वेलोसिटी, आपका टाइम बताने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये होता है जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम।
सब लोग इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग यूज करते हैं वो इन 24 सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। 1970s और 80s में जो है बेसिकली इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी। मतलब थोड़ा सा अगर आप इसको डिटेलिंग में पढ़ना चाहो तो एक्स्ट्रा डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा इतना ज़्यादा इन चीज़ों में ना जाएं। ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट है उतनी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो 24 सैटेलाइट आपको लगातार जो है वो ट्रैक करते हैं। ठीक है, अब ये जीपीएस सिस्टम ना तीन हिस्सों में काम करता है, मतलब इसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है सैटेलाइट, ठीक है, जो हम लोगों ने ऊपर सेटअप किया हुआ है। एक अपने पास होता है जी ग्राउंड स्टेशन, और एक होता है अपने पास रिसीवर। रिसीवर आपके मोबाइल फोन में होता है। ठीक है, आपके मोबाइल फोन में हो सकता है, आपकी गाड़ी में हो सकता है, जो भी इसको यूज करते हैं। सैटेलाइट तो आपने मैंने बता ही दिया, 31 सैटेलाइट होते हैं। 24 सैटेलाइट 24 घंटे आपके ऊपर नजर रखते हैं। इनमें से चार सैटेलाइट आपके ऊपर नजर रखते हैं। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है, आपकी पोजीशन चेंज होती है, तो दूसरे सैटेलाइट जो है वो काम करने लगते हैं। पिछले सैटेलाइट वाले जो है वो किसी और पोजीशन पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से काम चलता है। ग्राउंड स्टेशन की ये ड्यूटी होती है कि वो जो हमारे सैटेलाइट हैं उनको असिस्ट करें, उनको टाइम टू टाइम मॉनिटर करें, उनको कंट्रोल करें। ये ग्राउंड स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिसीवर आपके फोन में होता है, आपकी गाड़ी में होता है, जो उस जीपीएस डिवाइस का यूज करते हैं। तो इस तरह से जीपीएस काम करता है। अलग अलग कंट्री में अब जीपीएस ना ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, लेकिन पूरी दुनिया में आप इसको यूज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। लेकिन जरूरी नहीं है। चाइना इसको यूज नहीं करता है, रशिया इसको यूज नहीं करता है। करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट तो है वहां पे, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग कंट्री के अंदर भी इस तरह के सिस्टम बने हुए हैं। जैसे बीडू चाइना का है, ये यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी चुका है यहाँ से प्रीलिम्स में। ग्लोनास रशिया का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। गलीलियो यूरोप का पोजीशनिंग सिस्टम है। और आईआरएनएस ये हमारा लोकल है, ये ग्लोबल नहीं है। नेविक जो है वो ग्लोबल नहीं है, ये लोकल है, जो हम लोग इंडिया में यूज करते हैं। ठीक है, या फिर इंडिया के आसपास की जो 1500 किलोमीटर की टेरिटरी है, वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। नेविक के अंदर हम लोगों ने 7 सैटेलाइट को सेटअप किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए ये अलग अलग हाइट पे हैं। रेड वाले अलग हाइट पे हैं, ब्लैक वाले अलग हाइट पे हैं। इसका मतलब जो हमारा नेविक है, इसके जो सैटेलाइट है वो एक ही ऑर्बिट में नहीं है, है ना। 1 2 3, ये जो सैटेलाइट है, ठीक है, और जो रेड वाले सैटेलाइट है, रेड वाले जो सैटेलाइट है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, और ब्लैक वाले जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। आपने याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, 3 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस और 3 सैटेलाइट जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर पड़ते हैं। इनकी हाइट क्या होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कितनी हाइट के ऊपर सैटेलाइट ये है। लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं है, हाई अर्थ ऑर्बिट में है, लेकिन इनकी हाइट मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये इस तरह से हमारा नेविक सिस्टम काम करता है। ठीक है, अभी आने वाले समय में जो डिवाइसेस आएंगी वो नेविक सिस्टम का यूज करेंगी ऑफ कोर्स। ठीक है, कुछ डिवाइसेस ने अभी काम करना शुरू कर भी दिया है। तो इस तरह से हमारा जीपीएस सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जितनी सफिशिएंट है, बहुत डिटेलिंग में जाना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। जीपीएस की थोड़ी हिस्ट्री वगैरह के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है जीपीएस से रिलीज होती हैं। मिलिट्री मिलिट्री के लिए यूज होता है। 38 माइक्रो सेकेंड का टाइम लैप्स होता है। इसके लिए हम लोग एटॉमिक क्लॉक्स सेटअप करते हैं, क्योंकि स्पेस के अंदर टाइम अलग होता है, अर्थ के ऊपर टाइम अलग होता है। तो जहां पे ये सैटेलाइट है उनके बीच में और हमारे बीच में 38 माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस होता है। राइट, तो इस एरर को भी कैलकुलेट किया जाता है ताकि एक प्रॉपर टाइम और प्रॉपर पोजीशन आपकी जो है वो मेजर की जा सके। तो ये 38 सेकेंड का रहता है। उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, रशिया, यूके वगैरह ये अपने लोकल भी करते हैं, लेकिन ग्लोनास, गलीलियो, बीडू वगैरह ये ग्लोबल भी है। ऑस्ट्रेलिया अपने एक लोकल सिस्टम यूज करता है। साउथ कोरिया अपना लोकल सिस्टम यूज करता है। हालांकि वो जीपीएस की हेल्प भी लेते हैं, लेकिन खुद का लोकल सिस्टम ही है उनका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जीपीएस के बारे में यू शुड हैव सम आइडिया। चलिए जी, ये हो गया। हाँ जी, ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट कॉल्स फॉर द फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल। फेजिंग आउट का एक देखिए, यहाँ पे दो चीजें दो टर्म होती हैं। एक होता है फेज डाउन, ठीक है, और एक होता है फेज आउट। फेज आउट का मतलब होता है कंप्लीटली रिमूव करना। फेज डाउन का मतलब होता है उसके यूज को रिड्यूस करना।
तो जब हम लोग फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं तो हमारा मेजर फोकस किसके ऊपर रहता है? कोल के ऊपर रहता है। पेट्रोलियम भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो फेज आउट का मतलब यह है कि हम लोग कोल को या फॉसिल फ्यूल को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे और पूरी तरह से हम लोग सोलर, विंड, हाइड्रो, क्लीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। फेज डाउन का मतलब यह है कि हाँ भाई ठीक है, हमें क्लाइमेट चेंज की चिंता है, हम लोग कोल के यूज को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करेंगे। इंडिया फेज डाउन के फेवर में है, इंडिया फेज आउट के फेवर में नहीं है। इवन कोई भी कंट्री पूरी तरह से फेज आउट के फेवर में नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि जरूरत तो आपको पड़ ही सकती है ना कभी कभी, कभी ना कभी कोल की, इन सब चीजों की। तो यूनाइटेड नेशन का जो भी समिट चल रहा है भैया दुबई में, ठीक है, तो वहां पे ग्लोबल स्टॉक टेक की जो बात की गई है उसमें फेज आउट की बात की गई है। पहली बार इतने बड़े लेवल पे फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने की बात कही है। और कई कंट्रीज में अग्री कर रही हैं, कई कंट्री अग्री नहीं कर रही हैं। लेकिन ये मामला भी फंसेगा, क्योंकि जो फाइनल अग्रीमेंट बनेगा उसमें बहुत सारी कंट्रीज का यहाँ पे जो है ऑब्जेक्शन रहेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। अब देखिए, दुबई में हो रहा है COP 28, क्या क्या प्रपोजल दिए। तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा करो, फेज फॉसिल फ्यूल को कंप्लीटली फेज आउट कर दो। लास्ट ईयर तो सिर्फ कोल की बात हुई थी, इस बार इन्होंने पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल को भी ऐड कर दिया। बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात ये कहा इन्होंने, ग्लोबल स्टॉक टेक, उसको इंप्रूव करो। ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब ये होता है कि जो पेरिस के अंदर हम लोगों ने प्रोमिस किया था, कि जो NDC की बात हम लोगों ने की थी ना, तो ग्लोबल स्टॉक टेक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस जो कंट्री कर रही हैं इसको अचीव करने के लिए। NDC को उनको असेस करते हैं, कितना वो इम्प्लीमेंटेशन कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, कैसा कर रही हैं, कितना नहीं कर रही हैं, उन सारी चीजों को हम लोग मॉनिटर करते हैं। और उन कंट्रीज के NDC को अपडेट करने के लिए सजेशन देते हैं, उनको गाइड करते हैं। ये मतलब होता है ग्लोबल स्टॉक टेक का। यानी पेरिस में आपने जो प्रोमिस किया था, आप उसको कितना फुलफिल कर रहे हो या बेटर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसे ग्लोबल स्टॉक टेक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, और इन्होंने क्या कहा दुबई में, इन्होंने कहा कि 2030 तक जो ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी है उसे हम लोग ट्रिपल करेंगे, 3 गुना करेंगे 2022 के लेवल से। ये प्री इंडस्ट्रियल नहीं, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा आपसे। प्री इंडस्ट्रियल नहीं, नहीं, ये 2022 का लेवल है, 2005 का लेवल नहीं है जैसा कि क्योटो प्रोटोकॉल में था। दिस इज 2020। और क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि भैया 2030 तक जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसे हम लोग डबल करेंगे, कैपेसिटी को ट्रिपल करेंगे, एफिशिएंसी को डबल करेंगे। ये भी 2020 के 2 के लेवल से है। इसकी कुछ बातचीत हम लोगों ने एक्चुअली G20 मीटिंग में भी की थी, जब इंडिया में हुई थी। लेकिन तब हम लोगों ने प्रॉपर अग्रीमेंट नहीं बनाया था, अब हम लोगों ने अग्रीमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने क्या कहा, और इन्होंने कहा ट्रांजिशनिंग करेंगे, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एक्सेप्ट करेंगे, ओवर कंजप्शन को कम करेंगे। बड़ी हंसी मजाक की बात है ये तो। इंडिया ने पहले ही एक मिशन लाइफ चलाया हुआ है मोदी जी ने, जिसमें लोगों से ये कहा जाता है कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सेप्ट करें, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बेसिकली लाइफस्टाइल अपनाएं, ज्यादा ओवर कंजप्शन मत करें, प्लास्टिक का यूज करें, बिजली का यूज कम करें, उसे कहते हैं। लेकिन ये तो बड़ा अजीब सा है, क्योंकि दुबई जहाँ पे मीटिंग हो रही वो तो पूरी तरह से लगभग लगभग फॉसिल फ्यूल के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। वहां पे तो सड़कों पे जो पुलिस की गाड़ियां होती है भैया, वही लैम्बोर्गिनी चल रही हैं। अब ये कितना पोल्यूशन करती हैं, सोचने की बात है। जितने भी लोग वहां पे आए होंगे मीटिंग को अटेंड करने के लिए, पॉसिबली मोस्टली 70 से 80% लोग अपने प्राइवेट जेट में आए होंगे, है ना। काहे का लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। जो शेख वहां पे बैठे होंगे दुबई में, सबके पास 3 3 4 4 प्राइवेट जेट होंगे, बड़े बड़े याट होंगे, बड़े बड़े जो तेल की कुओं के मालिक होंगे। काहे का लाइफस्टाइल, ये सब बातें बोलने के लिए होती हैं। 1% भी वो लोग अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करने वाले हैं। तो ये सिर्फ किताबों में, कागजों पे लिखना अच्छा शोभा देता है, लेकिन क्या आप इसको प्रैक्टिकली करोगे? नहीं कर रहे। अगर प्रैक्टिकली करने होते तो 1972 में जब पहली बार आपने अग्रीमेंट किया था, आप तब नहीं कर लेते इसको, है ना। 1992 में फिर आपने अर्थ समिट किया, आपने तब भी नहीं किया। कितने साल हो गए हैं, 70 सालों से आप लगातार इस चीज में लगे हुए हो, अब तक तो आपने कुछ अचीव नहीं किया। करना चाहिए ऑफ कोर्स, सबको पता है इस बात का, लेकिन अग्रीमेंट नहीं बन रहा है।
क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग है। तो ये जो पूरा रिपोर्ट इन्होंने अभी बनाया है, इसका काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पहली बात, इनका कहना है कि भैया कोई क्लियर कट रोड मैप नहीं है, कौन पावर होगी, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस ग्लोबल स्टॉक टेक को, कोई इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, कौन पैसा देगा, कितना पैसा देगा, कब देगा, कौन अथॉरिटी होगी, इसके बारे में कोई क्लियरेंस फिलहाल नहीं है। फेजिंग आउट करना फॉसिल फ्यूल को इम्पॉसिबल है, बहुत सारी कंट्रीज पे अग्री नहीं कर रही है, बात खत्म। इंडिया खुद इस पे अग्री नहीं कर रहा है, हम कैसे कर लेंगे? दुनिया की इस समय 80% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फॉसिल फ्यूल से आ रही है, तो आप फेज आउट कैसे कर दोगे? इम्पॉसिबल है ना। उसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल पे सब्सिडी दी जाती है, उसको रिमूव करने की बात हो रही है। इंडिया भी तो फॉसिल फ्यूल पे सब्सिडी देता है, बहुत सारी कंट्रीज देती हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है, आपका एक ओपेक ग्रुप का तो पता ही होगा, ओपेक प्लस के बारे में भी पता होगा। तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। आप खुद ऑयल की प्रोडक्शन को कम करते हो ताकि प्राइस हाई हो जाए, पैसा कमाने के लिए। तो इट्स अ कार्टेल बेसिकली, ये ब्लैकमेलिंग करते हैं दुनिया को। जब इनको ऑयल का प्राइस बढ़ाना होता है तो अपनी प्रोडक्शन कम कर देते हैं। एक तरफ तो आप ये खुद करते हो, फिर कहते हो कि भैया सब्सिडी भी कम कर दो। कैसे सब्सिडी कम करेंगे? जनता को तो हेल्प करनी पड़ेगी ना। तो ये सब चीजें यहाँ हिपोक्रेसी बहुत हाईएस्ट लेवल की यहाँ पे देखी जाती है। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट बहुत बल्कि है, लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूजिंग सी है, तो इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, लेट्स होप क्या होता है। COP 28 मुझे तो ये फेल होता ही नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं जैसे दूसरे कोप फेल होते हैं ये भी हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, लोग अपने अपने काम पे चले जाएंगे, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम सोल्व होगी नहीं, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहेंगे। WMO ने भी तो कहा है, पिछले एक डेकेड में हर साल हमारे जो ग्लेशियर हैं लगभग 1 मीटर श्रिंक हो गए हैं। ये WMO की रिपोर्ट है। 2011-20 दुनिया का सबसे वार्मेस्ट डेकेड रहा हिस्ट्री में, आज तक की हिस्ट्री में सबसे वार्मेस्ट रहा। हाँ, एक बात तो है, वार्मेस्ट होने के बावजूद भी डेथ बहुत कम हुई है, डेथ बहुत कम हुई है। डेथ कम होने का रीजन ये है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हम लोगों ने डेवलप कर लिया है। डिजास्टर होने से पहले हमें पता चलता है डिजास्टर हो जाएगा, और डिजास्टर को डील करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट हमारी पहले से बेटर हुई है। डिजास्टर पहले से ज्यादा आ रहे हैं लेकिन डेथ कम हो रही है, क्योंकि मैनेज उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। आप इंडिया का ये एग्जांपल देख लो, है ना। हमें 15 दिन पहले ही पता चल गया था भाई जो साइक्लोन मिचोंग आएगा, हम लोगों ने लोगों को इवैक्यूएट कर दिया पहले से ही, अपने आप को तैयार कर लिया। डेथ 11 डेथ हुई हैं, लेकिन यही अगर 10 साल पहले आता तो कई हजार डेथ हो चुकी होती। पिछले एक डेकेड में ओजोन होल रिकवर हुआ है थोड़ा सा, ऐसा जो है इनका मानना है। ग्लेशियर्स तो ऑफ कोर्स 1 मीटर एवरी ईयर श्रिंक हो रहे हैं, खासकर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। पिछले एक डेकेड में 38% आइस लॉस हो चुका है उनका। और बहुत बड़ा जो इसमें हाथ है वो ह्यूमन कॉजेज का है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, CO2 एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन कहते हैं। सबसे ज्यादा जो डेथ हुई अलग अलग क्राइसिस में या अलग अलग जो डिजास्टर आते हैं, हीट वेव से सबसे ज्यादा डेथ हुई है। ट्रॉपिकल साइक्लोन से इकोनॉमिक डैमेज सबसे ज्यादा हुआ है। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो हीट वेव्स कॉज द मैक्सिमम डेथ एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन कॉजेज द मैक्सिमम इकोनॉमिक डैमेज। ये अपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले डेकेड में जो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है क्लाइमेट चेंज वाले सिनेरियो में, वो डबल हुई है। लेकिन डबल से काम नहीं चलेगा, कम से कम 7 टाइम्स आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये WMO की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट हमारे लिए एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि WMO एक बहुत क्रेडिबल एजेंसी है, इसकी जो फाइंडिंग है वो मैटर करती है। एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए मेंस में लिखने के लिए, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, डिजास्टर के रिगार्डिंग, तो आप ये डेटा को कोट कर सकते हो, साथ में लिख सकते हो कि ऐसा WMO ने कहा। आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा आंसर में। इसीलिए मैं बस आर्टिकल करवाया है ये, और इसमें कोई खास मेरा पर्पज नहीं था, ताकि आपको एक एक कंटेंट मिले एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है। WMO क्या है? WMO एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो क्लाइमेट, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी, मटीरियोलॉजी जो है इस सेक्टर में काम करती है। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे March 23 को आता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। 2 रिपोर्ट इशू होती हैं, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन और द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट।
ठीक है, याद रखना ही ये भी प्रीलिम्स के लिए। तो रिपोर्ट्स वगैरह का तो आप अलग से नोट्स बना लो, ठीक है, उसके अंदर सारी रिपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए। मैक्सिमम 50 to 60 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनमें से बार बार जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ इकोनॉमी वाले सेक्शन से, कुछ एनवायरमेंट सेक्शन से। इनमें से भी 20 से 30 ऐसी रिपोर्ट होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलर न्यूज में आती हैं, तो इनको तो याद करना बड़ा आसान होगा। बाकी थोड़ा सा तो, क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का खेल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मेमोरी का खेल भी होता है प्रीलिम्स, तो थोड़ा सा तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये तो डिमांड करता ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ें। उसके अलावा जो एक आर्टिकल अपने पास है, अरे सारे आर्टिकल कर ही लिए शायद हम लोगों ने। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जीपीएस भी हो गया जी, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी हो गया। हाँ, तो ऑल आर्टिकल्स आर डन। और वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स ऑल्सो, ठीक है, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। इनमें से एक आधा आर्टिकल हम लोग कल डेफिनेटली करेंगे। ये जीरो प्लास्टिक वाला आप जरूर घर से पढ़ के आए। हाँ, हम लोगों ने पिछले हफ्ते इसको किया था, कोशिश करेंगे हम लोग को इसको कल भी इंक्लूड कर लें, जीरो प्लास्टिक वाला। ठीक है, ये सरोगेसी वाला आर्टिकल हम लोग फिर से करेंगे कल। ये थोड़ा सा रिवीजन रहेगा आपका, एक दो नई नई डायमेंशन इसमें ऐड होंगी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी ये ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला क्राइटेरिया है, ये आप पढ़ सकते हो। हाई कोर्ट ने कहा है भैया, पहले 8 लाख रुपए था ना सालाना, अब इसको 5 लाख रुपए कर दिया जाए, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।